ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ थर्मोस्टेट स्विच। इसकी वर्किंग बेसिकली आज हम कवर करेंगे कि पहले तो थर्मोस्टेट स्विच का काम क्या होता है, कोई बच्चा बोलना टेम्परेचर को चाहेगा? कंट्रोल करना। हाँ जी, it is a temperature controlling device. It makes the circuit or breaks the circuit of the compressor motor according to the temperature it senses in refrigeration space. ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है। कंप्रेसर की मोटर को ये स्टार्ट भी कर सकती है, स्टॉप भी कर सकती है, और इवेपोरेटर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलता है इसमें जो वर्किंग है। ठीक है ना, तो ये इसकी अगर पहले ये फर्स्ट पेज से अगर हम आ जाएं जो आपको इसमें करना है, थर्मोस्टेट स्विच क्या है? इट इज अ टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस। इट कट्स इन और कट्स आउट द सर्किट of compressor motor as the temperature in the refrigeration space rises or falls below the preset value। ठीक है ना, यानी सर्किट को मतलब कंप्लीट भी कर सकती है, सर्किट को ब्रेक भी कर सकती है। जब सर्किट ब्रेक होगा तो क्या होगा? कंप्रेसर रुक जाएगा, काम नहीं करेगा। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा? कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो थर्मोस्टेट स्विच का यही काम है कि इट इज अ टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको ना ये थ्योरी थ्योरी लिखनी है इसकी। इसमें एक बेलो होता है, फाउंड्री में पढ़ा था ना आपने बेलो, देखा भी होगा सबने वर्कशॉप में। नो सर। एक डायाफ्राम टाइप होता है, मैकेनिज्म से होती है, एक्सपैंड कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी मूवमेंट से आगे हमारा स्प्रिंग पे प्रेशर जाता है जो सर्किट जोड़ता है या तोड़ता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जो बेलो होता है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है और आगे लिंकेजेस को मूवमेंट जाती है इससे, इसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है अभी डायग्राम से समझेंगे। इसकी थ्योरी में आपको क्या लिखना है, इसमें ना एक बल्ब होता है, बल्ब इज कनेक्टेड टू द बेलो बाय मींस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब में ना रेफ्रिजरेंट होता है। तो अभी आपको डायग्राम में भी मैं दिखा रहा हूँ, एक बल्ब लगा होता है इवेपोरेटर की साइड पे, और उसको हमने बेलो से कनेक्ट किया होता है वाया कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है? हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, अब जैसे ही इवेपोरेटर में टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, तो क्या होगा? उससे बेलो एक्सपैंड होएगा। जब इवेपोरेटर में टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उससे बेलो एक्सपैंड होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो एक्सक्यूज जाएगा। हाँ, अभी सर, शुभम को ऐड कर लो। स्क्रीन विजिबल है? अभी जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, अगर कोई लेट भी ज्वाइन किया ना कोई इशू नहीं है, अभी मैं दोबारा से ही बता रहा हूँ। थर्मोस्टेट स्विच का दोबारा से सुन लेते हैं, फंक्शन क्या है। टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है, कंप्रेसर को ऑन ऑफ कर देता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स, और ये इवेपोरेटर के टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है वाया बल्ब एंड बेलो। अब इसकी जो आपको थ्योरी में क्या लिखना है देखो, एक बल्ब होता है जो बेलो से कनेक्टेड है वाया कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। अब जैसे ही इवेपोरेटर का टेम्परेचर राइज होता है तो ये बेलो एक्सपैंड हो जाएगा। अब बेलो एक्सपैंड होएगा तो आगे लिंकेजेस को मूवमेंट जाएगी ना इसकी, तो उससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड पैरा में आपको लिखना है, अगर इवेपोरेटर में टेम्परेचर फॉल होता है तो क्या होगा? ये बेलोस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बेलोस कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? लिंकेजेस की मूवमेंट ऑपोजिट हो जाएगी ना, और सर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का जो सर्किट था वो ओपन हो जाएगा, यानी ब्रेक हो गया। तो उससे क्या होगा? कंप्रेसर को कट ऑफ हो गया, कंप्रेसर रुक जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, जब इवेपोरेटर में टेम्परेचर राइज कर रहा है तो बेलो एक्सपैंड करते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और जब इवेपोरेटर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो बेलोज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और क्या होता है? सर्किट ओपन हो जाएगा और मोटर रुक जाएगी कंप्रेसर की। ठीक है, मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। तो यही काम है थर्मोस्टेट स्विच का, जो हमारा कंप्रेसर को ऑन ऑफ कर रहा है अकॉर्डिंग टू इवेपोरेटर टेम्परेचर। ये तो आपको बेसिक, कोई इसमें आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखनी है चीज। जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है वो एक्सपैंड होता है ना, और फॉल होता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर भी बेलोज वही हो रहे हैं, जब इवेपोरेटर में टेम्परेचर राइज हो रहा है ये एक्सपैंड हो जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो गया और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। और जब ये इवेपोरेटर में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तब हम क्या चाहेंगे कि कंप्रेसर बंद हो जाए ना, क्योंकि और कूलिंग नहीं चाहिए।
तो ये बेलोस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सर्किट ओपन हो जाता है, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना सर्किट के उनके बीच में गैप आ जाता है, उससे क्या होगा हमारा अपना ये कंप्रेसर को जो पावर सप्लाई जा रही है कट ऑफ होगी, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपने क्या क्या समझ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसकी वर्किंग पढ़ ली, आपको जो मेन लिखना है मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है। अब इसके हम डायग्राम देख रहे हैं, ये दिख रही है सबको? इसमें देखो एक बल्ब दिख रहा है सबको, इवेपोरेटर की लास्ट कॉइल पे लगाया हुआ है ये हमने, देखो राइट साइड पे वही लगा हुआ है ना, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर की लास्ट कॉइल पे हमने थर्मल बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। अब उसको हमने कैपिलरी ट्यूब से बेलो से अटैच कर दिया, और बेलो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक डिवाइस है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा एक्सपैंड हो जाएगी, कम टेम्परेचर होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और आगे ये इसका मोशन आगे जाता है जिससे कि सर्किट हमारा जुड़ता है या टूटता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं सबको, दो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उनके बीच में अभी गैप है ना, इसका मतलब है अभी सर्किट ब्रेक है, पर जैसे ही ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज इतनी? यस सर। अभी इनके बीच में गैप है, यानी क्या है, सर्किट ब्रेक कंडीशन में है, कंप्रेसर हमारा ऑफ है, और जैसे ही पहले मान लो एक्सपैंड होंगे, ठीक है, तो वो इसको जो इसके नीचे लीवर आर्म है इसको पुश करेंगे, उसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग के जो प्रेशर है उसको भी इतना होगा कि ये उसको भी अपोज करके नीचे जो इन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को जोड़ देगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको क्या करना है, इवेपोरेटर की लास्ट कॉइल पे एक थर्मल बल्ब लगा दो, उसे कैपिलरी ट्यूब से जोड़ दो और बेलो से जोड़ दिया। अब जैसे ही इवेपोरेटर में टेम्परेचर राइज होगा तो कैपिलरी ट्यूब में भी रेफ्रिजरेंट है ना, वो एक्सपैंड करेगा, उसके एक्सपेंशन से क्या होगा, बेलो भी एक्सपैंड करेंगे, बेलो एक्सपैंड करेंगे तो ये लीवर आर्म को पुश करेंगे और कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब सेकंड केस में मान लो कि इवेपोरेटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल हो गया, तो क्या होगा, उससे रेफ्रिजरेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे बेलोज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बेलोज नीचे पुश नहीं कर रहे लीवर आर्म को, तो गैप ओपन ही रहेगा, तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर की जो मोटर है वो स्विच ऑफ हो जाएगी। अब ये नीचे एक डिफरेंशियल स्क्रू लगा हुआ है आपका, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, आप चाहते हो कि भाई फ्रिज है उसका रेफ्रिजरेशन स्पेस है, उसमें कट ऑफ ज़्यादा जल्दी हो जाए, रेंज ऑफ टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा, उसको हम इससे एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। हेलो आपकी सर। रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको एडजस्ट करने के लिए नीचे ये स्क्रू लगाए हैं, डिफरेंशियल स्क्रू, रेंज स्क्रू, ठीक है ना। आप कितनी जल्दी चाह रहे हो कि वो कट ऑफ मारे फ्रिज का रेफ्रिजरेटर, तो वो रेंज आप इसको यहाँ से ओपनिंग को कम ज़्यादा टाइट करके कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंगली। बना लोगे ये डायग्राम? कोई ज़्यादा टफ तो नहीं लग रही किसी को? नो सर। बुक में थोड़ी ना अच्छी डायग्राम नहीं बनाई हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा एक नेट पे अच्छी डायग्राम थी, इसको आप बना सकते हो, चीज़ें भी इसमें समझ आ रही है सारी, कि बल्ब की मूवमेंट देखो, बल्ब वहाँ का टेम्परेचर सेंस कर रहा है ना वेपोरेटर का, उसके अकॉर्डिंगली बेलो मतलब एक्सपैंड करेगा या क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसकी मूवमेंट से हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जुड़ जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे। जब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जुड़ गए तो यानी सर्किट कंप्लीट है, कंप्रेसर स्टार्ट, और जैसे ही इनके बीच में गैप आ गया सर्किट ब्रेक हो गया और मोटर स्टॉप, ठीक है ना। तो सिंपल सा वर्किंग है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट स्विच। इसकी थ्योरी में आपको ये जैसे नोटबुक में नोट करोगे ना, पहले डेफिनेशन लिख लेना, फिर ये इसकी वर्किंग लिख लेना जो मार्क्ड है, और ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर। नाम से ही चल रहा है कि जब भी ओवरलोड हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रही है, तो ये कंप्रेसर को जलने से बचाएगा, उसको कंप्रेसर को शट डाउन कर देगा, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एन ओवरलोड प्रोटेक्टर saves the compressor from burnt out due to overcurrent and overheating. The device is either fitted inside or outside according to the design of compressor. It is connected in series with the operating control. इसको कंप्रेसर के इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं, कंप्रेसर से बाहर भी लगा सकते हैं, और ये कंप्रेसर को ओवरहीटिंग से बचा रहा है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग में भी एक सिंपल सी डायग्राम ही है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये अब आपको पता है कोई भी जैसे मोटर है उसमें वाइंडिंग होती है ना, घर में भी जैसे कोई मोटर में स्पार्किंग हो गई तो आपको वाइंडिंग करानी पड़ती है, मोटर नहीं चलती, तो ये मोटर की वाइंडिंग की डायग्राम दिखाई हुई है, और पॉइंट ए मैंने लिखा हुआ है ना, दीज आर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में गैप नहीं होता, मोटर वाइंडिंग कनेक्शन विद नॉर्मल कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखो आप, जब ओवर हीटिंग होगी या हॉट कंडीशन है, तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है ये ब्रेकअप हो जाते हैं। तो सेकंड डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, मोटर वाइंडिंग कनेक्शन इन केस ऑफ हॉट कंडीशन। ठीक है, तो जब ये कनेक्शन टूट गए तो क्या होगा, कंप्रेसर की वर्किंग रुक जाएगी। तो बस इसमें आपको ये डायग्राम दिखानी है ओवरलोड प्रोटेक्टर की वर्किंग में, कि जब नॉर्मल टेम्परेचर है, ये कॉन्टैक्ट्स मतलब आपस में कोई गैप नहीं है इनमें, और हमारी वाइंडिंग के थ्रू मतलब हमारी जो मोटर है वो कंप्रेसर की चल रही है। पर जैसे ही टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज गया, वो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर सेंस कर लेगा और ये सर्किट को तोड़ देगा। ठीक है, तो सेकंड डायग्राम आपको क्या बनानी है, मोटर वाइंडिंग कनेक्शन इन केस ऑफ हॉट कंडीशन। अब इसमें ये जो वाइंडिंग कनेक्शन है, इसमें बेसिकली क्या होता है, बायोमेटालिक डिस्क होती है हीटिंग कॉइल्स की, और इसमें इनका डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, और इन नॉर्मल कंडीशन वो यही कह रहा है कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है। पर जैसे ही ओवर हीटिंग हो रहा है, ओवर ज़्यादा करंट की वजह से या कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर इनको तोड़ देगा। तो ये किसका काम है, ओवरलोड प्रोटेक्टर का। तो इसमें आपको ये दो डायग्राम से बनानी है और इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, 4 4 5 5 मार्क्स में आते हैं, 1 मार्क्स में सिर्फ आपको पर्पस डेफिनेशन लिखनी है इसकी। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच। अब लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच का क्या पर्पस है, इट प्रिवेंट्स द ओवरलोड कंडीशन ऑन द मोटर ऑफ कंप्रेसर। अगर प्रेशर एक्सट्रीमली लो हो गया है या प्रेशर एक्सट्रीमली हाई हो गया है, उस केस में मोटर के ऊपर क्या होता है, कंप्रेसर की ओवरलोड पड़ता है ना, आपको पता है ये बात। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए या बहुत हाई कर जाए तो कंप्रेसर की मोटर पे बहुत लोड पड़ता है, उसको ओवरलोड कहते हैं। तो उसको प्रिवेंट करता है ये एक्सट्रीम केसेस में, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच एंड हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच। उस केस में ये कट ऑफ स्विच क्या करेंगे, कंप्रेसर की मोटर पे ओवरलोड नहीं आने देंगे, नहीं तो क्या हो सकता है, मोटर शॉर्ट हो सकती है, उसकी वाइंडिंग खराब हो सकती है। तो इसकी डायग्राम भी, अगर आप पहले वाली डायग्राम आपने देख ली है, उस बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है। तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच का क्या काम हो गया, these prevents overload condition on the motor of compressors. These are the safety devices provided on the refrigeration system. As soon as the pressure in the system exceeds the operating safe limit, the system operates and stops the refrigeration and save it from damage. These can be of two main types, low pressure cutoff switch and high pressure cutoff switch. ठीक है, तो अभी इसकी डायग्राम देख लेते हैं और ये लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, ये मैंने मेन पर्पस भी लिख दिया, इसका क्या काम है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच का, प्रिवेंट ओवरलोड कंडीशन ऑन द मोटर ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, इसमें भी वही मैकेनिज्म लगी हुई है, एक बेलो है। अब लो प्रेशर कट ऑफ स्विच में हम बेलो को ना इवेपोरेटर साइड से जोड़ते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। और हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच में बेलो को किससे जोड़ते हैं, कंडेंसर से। ठीक है, लो प्रेशर, ये चीज याद रखनी है आपको, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच में बेलो की मूवमेंट कहाँ से रेगुलेट कर रही है, इवेपोरेटर की कंडीशन, इवेपोरेटर का प्रेशर। और हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच में बेलो की मूवमेंट है जो आगे हमारा कॉन्टैक्ट्स को तोड़ रही है या जोड़ रही है, वो उसकी मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, कंडेंसर साइड प्रेशर पे। तो बस ये मेन डिफरेंस है, वर्किंग दोनों की सेम ही है, कि इवेपोरेटर के प्रेशर से बेलो की मूवमेंट होगी, वो आगे कॉन्टैक्ट्स को जोड़ेगी या तोड़ेगी। दोनों, ये पी और एस दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं हमारे पी और एस। अगर इनके बीच में गैप है तो हमारा कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेक है, अगर बिल्कुल गैप नहीं है तो सर्किट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी एक ये 3D डायग्राम जो आपकी ये कट ऑफ स्विच की है ना, ये इस टाइप से भी बना सकते हो आप, कि एक बेलो को जैसे इसमें हमने इवेपोरेटर साइड से जोड़ा हुआ है, लो प्रेशर वाला हो गया, ऐसे ही नीचे कि ये हमारा लीवर लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स है। तो इस टाइप की डायग्राम भी बना सकते हो, या बुक में आपके ये सिंपल से दिया हुआ है, ये वाली भी चला सकते हो। ठीक है ना, क्या दिख रहा है देखो, बेलो की मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच में इवेपोरेटर साइड प्रेशर पे। अब वो वाली मूवमेंट कहाँ जा रही है, आगे एक लीवर लगा हुआ है और लीवर के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है और बीच में कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। लीवर हिलेगा तो वो सर्किट जुड़ जाएगा ना,
लीवर नीचे आएगा तो क्या होगा, सर्किट खुल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि इसमें इवेपोरेटर में इतना प्रेशर है कि बेलो एक्सपैंड हो रहा है, तो बेलो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ इसको धक्का देगा, सर्किट जुड़ जाएगा। अब मान लो कि इवेपोरेटर में हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो बेलो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये गैप खुल जाएगा। तो ये डायग्राम से बनानी है आपको, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच और हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच में, ठीक है ना। तो these switches are safety devices provided on refrigeration system. As soon as the pressure in the operating system exceeds the operating limit, the switch operates and stop the refrigeration system and save it from damage. These switches of मेनली 3 टाइप के होते हैं, पर आप ये सिलेबस में 2 टाइप के ही करने हैं आपको, लो प्रेशर कट ऑफ एंड हाई प्रेशर कट ऑफ, ठीक है ना। तीसरे में हाइब्रिड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं एक साथ ही। तो आप जस्ट ये 2 सफिशिएंट हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। हो जाएगा आज का, इसकी मैंने पीडीएफ बना के आपके ग्रुप में डाल दी है। एक बार कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करे थे, इसलिए मैं आज का टॉपिक दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। अभी हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले थर्मोस्टेट स्विच पढ़ा था कि ये कंप्रेसर की मोटर को ऑन ऑफ करता है अकॉर्डिंग टू इवेपोरेटर टेम्परेचर। अगर वो ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो क्या होगा, बेलो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर वहाँ थोड़ा गर्म हुआ है तो बेलो एक्सपैंड होंगे। अब इसकी डायग्राम को अगर हम समझें, यहाँ से इवेपोरेटर की लास्ट कॉइल पे हमने एक बल्ब लगा दिया था, ठीक है ना। बल्ब को कैपिलरी ट्यूब से जोड़ दिया था और कैपिलरी ट्यूब बेलो से जुड़ी हुई है। अब जब वहाँ पे इवेपोरेटर में क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो क्या होगा, ये बेलो एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना। और बेलो एक्सपैंड करेंगे तो ये लीवर को धक्का देंगे, हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब मान लो कि इवेपोरेटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, तो क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब का जो रेफ्रिजरेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे बेलो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये कॉन्टैक्ट्स हमारे ओपन हो जाएंगे, कंप्रेसर रुक जाएगा। जब इवेपोरेटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल हो गया, तब हम ये चाहते हैं ना कि भाई कंप्रेसर आगे काम ना करे ताकि और ज़्यादा कूलिंग ना हो जाए। उस केस में क्या है, ये कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो मोटर कंप्रेसर की रुक जाएगी। और जब वहाँ टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया इवेपोरेटर में, तो ये बेलो एक्सपैंड होंगे और ये कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे मोटर स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। थर्मोस्टेट की पढ़ लेना वर्किंग। आप ओवरलोड प्रोटेक्टर भी आपका ओवर हीटिंग में डैमेज से प्रिवेंट कर रहा है। इसमें एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर ही दिखाया हुआ है कि भाई नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट्स हमारे जुड़े हुए हैं और जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हॉट कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं, ताकि हमारा जो कंप्रेसर है वो डैमेज ना हो जाए। और लास्ट में ये 2 टाइप के स्विच होते हैं, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच और हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच। पर्पस क्या है, एक्सट्रीम ओवरलोड कंडीशंस में ये मोटर ऑफ कंप्रेसर पे ओवरलोड ना पड़ने दें। लो प्रेशर कट ऑफ स्विच हमारा इवेपोरेटर साइड से जोड़ते हैं बेलो को, और हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच को हम कंडेंसर साइड प्रेशर से जोड़ते हैं बेलो को। बाकी डायग्राम सेम है लगभग, ठीक है ना, मैकेनिज्म वही है। और ये जो आपको डायग्राम दी हुई है ना बुक में, इसका 3D व्यू यही सा बनेगा आपका। इस टाइप का भी बना सकते हो अगर आप चाहते हो ना, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच, हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच। बस ये ध्यान रखना है, लो प्रेशर कट ऑफ स्विच में बेलो को इवेपोरेटर से जोड़ना है और हाई प्रेशर कट ऑफ स्विच में बेलो को हमने कंडेंसर से जोड़ना है, क्योंकि उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको ये लेक्चर दोबारा शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो कोई बच्चे आज नहीं लगा पाए या कोई किसी ने बीच में ज्वाइन किया तो ये दोबारा सुन लेना।